बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एकेडेमिया मैगज़ीन पॉडकास्ट से मैं हूँ अरसलान हैदर। आज हम बात करेंगे हायर एजुकेशन के बहुत सारे मुख्तलिफ इश्यूज़ के ऊपर। और हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर हसन अमीर शाह, जो इस वक्त मौजूदा जो उनकी सर्विसेज हैं वो फॉरमन क्रिश्चियन कॉलेज में एज ए डीन नेचुरल साइंसेज हैं। डॉक्टर साहब इससे पहले गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर के तौर पर अपनी खिदमात सर अंजाम देते रहे हैं। डॉक्टर साहब का जो अगर पोर्टफोलियो देखा जाए तो माशाल्लाह फ़िज़िक्स के हवाले से इनकी जो सर्विसेज हैं उसको एक्नॉलेज करते हुए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 2011 में इनको सितारे इम्तियाज़ से भी नवाजा। इसके अलावा डॉक्टर साहब ने यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स से, क्वीन मैरी कॉलेज लंदन से और इसी तरह बहुत सारे जो दुनिया के मशहूर और नामवर इदारे हैं वहाँ से फ़िज़िक्स में पोस्ट डॉक और पीएचडी और मुख्तलिफ़ जो एजुकेशन की कह लें कि मराहिल हैं वो उनसे गुज़रे हैं। डॉक्टर साहब से हम बात करेंगे नेचुरल साइंसेज़ के हवाले से कि उसका पाकिस्तान में क्या स्कोप है, इसके साथ ही उनका जो एक्सपीरियंस रहा गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, आगाज़ करेंगे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। जी डॉक्टर साहब थोड़ा-सा बताइएगा कि इस वक्त आप डीन हैं नेचुरल साइंसेज़ फैकल्टी के एफसी कॉलेज में। तो नेचुरल साइंसेज़ का पाकिस्तान में आप किस तरह स्कोप देखते हैं कि इस वक्त उसमें कितनी एक्सेल है पाकिस्तान में और आने वाले वक्त में कहाँ देखते हैं हम? देखें, नेचुरल साइंसेज एक बड़ा पिवटल या कलीदी रोल अदा करती हैं एजुकेशन में, रिसर्च में। हम इन्हीं नेचुरल साइंसेज की मदद से अपनी इर्द गिर्द की दुनिया को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। फिर बहुत सी एप्लीकेशंस हैं नेचुरल साइंसेज की। आप बायोटेक्नोलॉजी में देख लें, आप केमिस्ट्री की डिफरेंट फील्ड्स में देख लें, फ़िज़िक्स में देख लें। कई जगह हमारे यहाँ ये कमी है कि इंडस्ट्री उस तरह से डेवलप नहीं है जो इस सारी चीज़ का बराह रास्त फ़ायदा उठा सके। मगर बहरहाल नेचुरल साइंसेज का एक बहुत बड़ा रोल है नेचर को एक्सप्लेन करने में। और फिर हम नेचर को जब उसकी कॉपी करते हैं तो फिर हम उसकी बहुत सी एप्लीकेशंस हमको नज़र आ जाती हैं। आप मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, ये लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं, ये सब सेमीकंडक्टर फ़िज़िक्स में से निकली हुई चीज़ें हैं। पर बहरहाल टेक्नोलॉजी में जब चीज़ें जाती हैं तो उसमें बहुत सी और चीज़ें शामिल हो जाती हैं। उसमें कंप्यूटेशन भी आ गई और मैथ्स का भी इस्तेमाल है, सारा कुछ है। तो ये फंडामेंटल है, ये बेसिक है। नेचुरल साइंसेस जो हैं, एप्लीकेशंस या इंजीनियरिंग या मेडिसिन जो हैं, ये इसी में से निकली हुई चीज़ें हैं और इसी की ये अप्लाइड फील्ड्स हैं। सो बेसिक जो हमारा है वो साइंस का नॉलेज वो तो बेसिक साइंसेस में ही मौजूद है। जी। तो सर इसको नेचुरल साइंसेज़ को बेसिक साइंस से जब हम इन टर्म्स ऑफ स्टडीज़ या इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज़ या एजुकेशन किस तरह डिफरेंशिएट करते हैं? देखिए, नेचुरल साइंसेस को ब्रॉडली हम जब कैटेगराइज करते हैं तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जिसमें ज़ूलॉजी, बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी ये चीज़ें आ जाती हैं। फिर हर चीज़ की सब ब्रांचेज़ हैं। इस वक्त एनवायरनमेंटल साइंसेस भी तकरीबन नेचुरल साइंसेस का ही एक हिस्सा बन गई हैं। हालांकि ये एक कंपोजिट फील्ड है जिसमें बहुत सी दूसरी नेचुरल साइंसेस, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वगैरह का भी एक रोल है। मगर एनवायरनमेंट इस वक्त एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है, ग्लोबली भी और हमारे यहाँ लोकली भी। तो ये सब नेचुरल साइंसेस के ज़ुमरे में आते हैं। तो सर जो स्टूडेंट्स इस वक्त उनकी भी मैं रहनुमाई के लिए आपसे हम कोशिश करेंगे कि जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं नेचुरल साइंसेज या आगे पढ़ना चाहते हैं उनको आप थोड़ा सा गाइड करें कि इसका स्कोप क्या है हमारे मुल्क में, से जॉब किस तरफ किस फील्ड में देखिए, आती हैं हर और हर फील्ड का अपना स्कोप है, ख़्वाह वो लिमिटेड हो या वो टाइम टू टाइम तब्दील होता रहता है मार्केट की डिमांड्स के मुताबिक। मगर बहरहाल फ़िज़िक्स के ग्रेजुएट्स आप देखते हैं कि वो टेलीफोन इंडस्ट्री में भी बीएस करने के बाद चले जाते हैं, मोबाइल इंडस्ट्री के साथ भी लिंक अप हो जाते हैं और फिर टीचिंग में चले जाते हैं। फिर अगर कोई हायर एजुकेशन, हायर डिग्री के लिए जाना चाहे, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, एमफिल, पीएचडी के लिए, उसके बाद फिर और दूसरे तरीके के दरवाज़े जो हैं, रास्ते जो हैं वो खुल जाते हैं। हमारी यूनिवर्सिटीज़ में लोग
यही लोग हैं जो आकर पीएचडीज़ के बाद पढ़ाते हैं, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस में चले जाते हैं। सुपारको है, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन है, इसी तरह लाइफ साइंसेज और केमिस्ट्री के भी जो लोग हैं, इनकी खपत शायद केमिस्ट्री की फ़िज़िक्स वालों से ज़्यादा है कि वो दे गो इनटू इंडस्ट्री आल्सो, जो केमिकल रिलेटेड इंडस्ट्री है वहाँ भी, डाइंग इंडस्ट्री जो टेक्सटाइल्स का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है वहाँ भी चले जाते हैं। बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर के साथ बहुत ताल्लुक़ है, सो उस टाइप की फील्ड्स में भी लोग जा रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी की प्राइवेट फर्म्स भी दे आर कमिंग अप, और देन ऑफ कोर्स रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ज़्यादातर हुकूमत की ऑर्गेनाइज्ड हैं। अगेन एटॉमिक एनर्जी ने बहुत काम किया इस फील्ड में, इनके निपजी जो इंस्टीट्यूट है फैसलाबाद में, वो बहुत अच्छा और बड़ा रोल प्ले करता रहा है। फिर एक पाकिस्तान एग्रीकल्चरल रिसर्च काउंसिल है जहाँ बॉटनी वगैरह के लोग, फिर लाइफ स्टॉक की डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ ज़ूलॉजी के लोग चले जाते हैं। You mean सो कि there are number of देर आर opportunities. नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। और जो बीएस है, इसको अगर हम बाहर की थोड़ी सी इस्तिलाह इस्तेमाल करें तो इसको नॉर्मली फ़र्स्ट डिग्री का नाम दिया जाता है। इट्स नॉट अ सुपर स्पेशलाइजेशन लाइक दैट, मगर ये आपको कोई ना कोई मार्केट के लिए तैयार करने में काम आता है। आगे मार्केट जो है वो यूनिवर्सिटीज़ पर सिर्फ डिपेंड नहीं करती है, वो मुल्क की जो एक ओवरऑल इकॉनमी है, उसकी सूरत हाल है, उसके वो साथ साथ एक्सपेंड भी करती है, श्रिंक भी करती है। हमारे यहाँ थोड़ा सा आपको पता है, वी बीन हैविंग प्रॉब्लम्स। अच्छा, सर आप एफसी कॉलेज के साथ पिछले कुछ अरसे से जी। मुंसलिक हैं, एंड एफसी कॉलेज इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस इन पाकिस्तान। तो कैसा आपका एक्सपीरियंस है, थोड़ा सा कॉलेज के बारे में बताइए कि वहाँ के ग्रेजुएट्स इस वक्त कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं, लुमनाइज जो हैं वो। जी, एफसी कॉलेज की एक बहुत पुरानी तारीख है, लाइक गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, ये भी 1864 में इस्टेब्लिश हुआ। सो ये 2-3 माह का फ़र्क है। जीसी जनवरी में हुआ, ये मार्च अप्रैल में हुआ जाके। तो इट हैज़ अ लॉन्ग लॉन्ग हिस्ट्री। और अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो इंडिया के 2 प्राइम मिनिस्टर यहाँ के ग्रेजुएट्स हैं, गुलज़ारी लाल नंदा साहब, आई के गुजराल साहब, फिर हमारे चीफ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन साहब, ही वाज हियर। एंड पीपल यू फाइंड इन एवरी फील्ड, बिजनेस की फील्ड में, साइंस की फील्ड में आपको एफसी के ग्रेजुएट्स मिल जाते हैं। डॉक्टर्स जिन्होंने इंटरमीडिएट यहाँ से किया है, बहुत वेल नोन डॉक्टर्स हैं जो इस वक्त रिटायर कई हो चुके हैं, बट दे आर वेरी वेल नोन पीपल। सो यू फाइंड कि अगर इफ़ यू गो बैक 50-60 ईयर्स, तो लाहौर में या इवन सब कॉन्टिनेंट में ये 2-3 जगहें थी। पंजाब यूनिवर्सिटी जो 1882 में इस्टेब्लिश हुई, एफसी कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज जो 1864 में इस्टेब्लिश हुए। तो आज आकर अगर आप इफ़ यू लुक एट इट हिस्टोरिकली, तो इस खित्ते के लोग जो हैं वो इन्हीं 2-3 इदारों से हैं। और एफसी का बहरहाल एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। इट्स मैं इसको बिल्कुल प्राइवेट सेक्टर नहीं कहूँगा उस तरीके से जिस तरह हमारी अब नई यूनिवर्सिटीज़ प्राइवेट सेक्टर में आती हैं। इसमें कोई देयर इज़ नो ओनरशिप एज सच ऑफ एन इंडिविजुअल। और मिशन का ये कॉलेज था, स्कूल था पहले 1857 में, फिर मिशन का कॉलेज बना, फिर आहिस्ता आहिस्ता यूनिवर्सिटी बन गया। तो सो इट इज़ नॉट private sector in that strict sense of the word. It is somewhere in between being private sector and public sector. तो मैं सर यही नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करने जा रहा था कि चूँकि आपने बहुत अरसा गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में काम किया और फिर आप एफसी में आए, तो हाउ डू यू डिफरेंशिएट द एनवायरनमेंट, द इश्यूज, द मैनेजमेंट, द एडमिनिस्ट्रेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड मेरी बेशतर ज़िंदगी तो पब्लिक सेक्टर में गुजरी। 1986 से लेकर 2002 तक आई वाज एट पंजाब यूनिवर्सिटी, देन गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, वेयर आई, एज यू मेंशन्ड इंट्रोडक्शन में, कि आई सर्व्ड एज वाइस चांसलर आल्सो। तो मैनेजमेंट में बहुत मैं समझता हूँ फ़र्क है। जो पब्लिक सेक्टर है हमारा, वो बहुत हद तक ताबे हो जाता है हुकूमत की, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के, और हाँ बहुत ज़्यादा ताबे हो जाता है। नॉट टू से कि एफसी कॉलेज उस चीज़ के साथ कंप्लाई नहीं करता या जनरल इंस्ट्रक्शंस के साथ नहीं चलता, मगर एक इंडिपेंडेंस ज़रूर है। और
उस इंडिपेंडेंस के साथ मेरा ख्याल है कि जो ऑटोनॉमी है इदारे की वो बहुत बेहतर है। हम देखते हैं कि पब्लिक सेक्टर में ये डिफरेंट गवर्नमेंट के इदारों के और लोगों की इंटरफेरेंस जो है या प्रेशर्स जो हैं, मैं ब्यूरोक्रेटिक प्रेशर्स की बात कर रहा हूँ, पॉलिटिकल प्रेशर्स की बात नहीं कर रहा, वो बढ़ते चले जा रहे हैं। एंड वो किसी भी यूनिवर्सिटी की हेल्थ के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। देखिए ना, पब्लिक सेक्टर में अगर हमने कोई रूल अप्रूव किया है जिसकी गवर्नर से फाइनल अप्रूवल की ज़रूरत है, तो वो आते जाते ही उसमें बहुत टाइम लग जाता है। वो पहले एचईडी जाएगा, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, फिर चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस जाएगा, फिर चीफ मिनिस्टर के ऑफिस जाएगा, फिर वहाँ से गवर्नर के ऑफिस जाएगा। कई दफ़ा सालों गुजर जाते हैं, काम वो ख़त वापस ही नहीं आता है। सो इनऑर्डिनेट डिलेज़ हैं, गैर ज़रूरी डिलेज़ हैं जो पब्लिक सेक्टर सफ़र कर रहे हैं। एक तरफ तो पिछले 20 साल में पब्लिक सेक्टर को की फंडिंग में नुमायाँ फ़र्क आया, बेहतर हुई। और एचईसी जब इस्टेब्लिश हुआ तो सडनली वी फाउंड कि पब्लिक सेक्टर में हम लैब्स भी अच्छी बना सकते हैं, स्टूडेंट्स को भी स्कॉलरशिप्स दे सकते हैं, बाहर भी जा सकते हैं। मगर ये जो साथ साथ स्पेशली इन द लास्ट फ्यू इयर्स एक बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल्स के तहत इदारे आ गए हैं जो कि तब्दील होने की ज़रूरत है। अब एफसी कॉलेज या दीगर जो प्राइवेट सेक्टर है उनके ऊपर ओवरसाइट ज़रूर है, मगर इस तरह की डेली डे टू डे अफेयर्स में वो प्रॉब्लम नहीं है। सो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जो भी फैसले करती है वो बहुत हद तक वो इंटरनली रिजॉल्व हो जाते हैं और इम्प्लीमेंट भी हो जाते हैं। तो ये एक अच्छा सर, जो ईज़ है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की एसोसिएशन है, एप्सअप जिसे वो कहते हैं, वो तो क्लेम करते हैं कि एचईडी जो है ना वो बहुत ज़्यादा उनके मामलात को दबा के रखता है, डिले करता है। और या शायद उन्होंने पब्लिक सेक्टर का वो नहीं देखा कि मेरा उनके ख्याल है कितने डिले ये होते हम हैं। एक कंपैरेटिव ही इसको देख सकते हैं, जी जी। तो वो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। कुछ जो प्राइवेट सेक्टर जो ये कंप्लेन करता है, शायद वो जो बिल्कुल नई इस्टेब्लिश हो रही हैं यूनिवर्सिटीज़ प्राइवेट में, उनको शायद ज़्यादा शुरू में इस तरह की परमिशंस और इन चीज़ों में उनको ये प्रेशर जो है वो महसूस होता है। बट ओवरऑल फंक्शनिंग में मेरा नहीं ख्याल कोई प्रॉब्लम है। अगर आपने कानून के मुताबिक अपने कैंपस वहीं पर खोले हैं जहाँ पर आपने इजाज़त ली है और आपके पास उस तरह की फैकल्टी आ गई है, तो आई डोंट थिंक कि वो इंटरफेरेंस उस तरह से ज़्यादा है कि इंटरफेयर हो रहे हैं कि जी आपने अपॉइंटमेंट कैसे की है या आपने पैसे कैसे खर्चे हैं। वो यहाँ बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस है टू मैनेज द रिसोर्सेज, टू हायर एंड फायर। पब्लिक सेक्टर में हायरिंग भी मुश्किल है, फायरिंग भी मुश्किल है। तो यहाँ एक ईज़ है उस चीज़ में और परफॉर्मेंस को ज़्यादा देखा जाता है कॉन्ट्रैक्ट्स को एक्सटेंड करने के वक्त। सो ये तो एक और बड़ा सर वाज़ेह है। जब आप वाइस चांसलर थे तो उस टाइम पे पॉलिटिकल प्रेशर्स को किस तरह आपने डील किया? क्या आते थे, और अगर आते थे तो किस तरह उनको डील किया जाता था? बहुत कम आते थे जी। और वैसे तो देखें हर एमएनए सेनेटर जो है वो चिट्ठी भी लिख देता है, फ़ोन भी कर देता है, मगर वो मेरा ख्याल है वो डील हो जाते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो मेरा ख्याल है वाइस चांसलर्स जो हैं उनका काम ही ये है टू रेजिस्ट प्रेशर्स एंड टू डू थिंग्स जो उनके इदारे के लिए बेहतर है, जो इदारे को आगे लेकर जाएंगे। आफ्टर ऑल वाइस चांसलर का जो मेन टास्क है आजकल की अगर हम दुनिया में देखें तो वो रैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक वाइस चांसलर अपनी रैंकिंग आगे लेकर जा रहा है या नहीं लेकर जा रहा, वो फंड्स जो फंडिंग एजेंसीज़ हैं लाइक एचईसी है या जो पंजाब प्रोविंशियल गवर्नमेंट, उनसे आप कितनी सक्सेस है आपकी फ़ंड्स लाने में और उनकी यूटिलाइजेशन में। क्या आपकी यूनिवर्सिटी प्रोडक्टिव है या नहीं है, रिसर्च आउटपुट अच्छी है या नहीं है, प्रोग्राम्स कैसे हैं जो आप चला रहे हैं। तो आई थिंक पॉलिटिकल प्रेशर्स जो हैं वो होते हैं, और मगर सर ठीक है। एचईसी का प्रेशर किस हद तक होता है वाइस चांसलर पे, या मेरा ख्याल है वाइस चांसलर पर तो उसकी डे टू डे रनिंग में तो एटलीस्ट हमारे वक्त तक तो कोई ऐसा प्रेशर नहीं था, बल्कि हमारा प्रेशर होता है एचईसी के ऊपर कि वो फंडिंग इंक्रीज़ करें, वो प्रोजेक्ट्स हमको ज़्यादा दें। वो एक भागदौड़ होती है कि आप मीटिंग्स भी अटेंड करते हैं, आप उसके अलावा भी जाकर मुलाकात करते हैं कि यूनिवर्सिटी में ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स आएँ। हमारी कारकर्दगी तो देखी जाती है या देखी जानी चाहिए कि वो फंड्स की
बेहतर यूटिलाइजेशन हुई है या नहीं हुई। ठीक है सर, जो पिछले चेयरमैन थे डॉक्टर तारिक बनोरी एचईसी के, उन्होंने बहुत सारी नए रिफॉर्म्स भी उन्हें कह लें या नए आइडियाज़ कह लें या नए एक्सपीरियंसेस कह लें उनका स्टार्ट किया, जिसमें जो था बीएस लीडिंग टू पीएचडी था, मतलब एमफिल स्किप हो गया, और उसके अलावा जो उनकी थी अंडरग्रेड पॉलिसी थी, इसके साथ और भी काफ़ी चीज़ें थी। उनको आप किस तरह देखते हैं कि वो देखिए, होनी चाहिए थी? मैं उनकी पॉलिसीज़ जो है उनको वेलकम नहीं किया वाइस चांसलर्स ने, बेशतर वाइस चांसलर्स ने। और उसकी वजह ये है कि अगर एक सिस्टम चल पड़ा है और वो परफॉर्म कर रहा है किसी न किसी हद तक, तो उसमें छेड़छाड़ की ज़रूरत नहीं है। फिर आप बीएस के बाद जब डायरेक्टली पीएचडी में एडमिशन दे रहे हैं, तो इसका मतलब है आप एक स्टूडेंट को अगले मिनिमम 6 सालों के लिए कमिट कर रहे हैं। या तो आप उनको बड़ी हैंडसम वो दें, स्कॉलरशिप्स दें, सैलरीज दें, जैसे ग्रेड 17-18 के बंदे को मिलती हैं, वो नहीं है तो वो लोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि आफ्टर ऑल वी शुडंट फॉरगेट कि हमारे स्टूडेंट्स के ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर्स भी बहुत होते हैं। आप एक्सपेक्ट फैमिलीज़ करती हैं कि आफ्टर अ सर्टन एज आप कुछ कमा कर लाएंगे। तो इसमें जो हमारा सिस्टम चल रहा है उसी में एक नेचुरल ब्रेक आ जाती है एमफिल के बाद। अगर आप नहीं फ़ौरन कंटिन्यू करना चाहते पीएचडी के लिए तो आप वेट भी कर लेते हैं। तो वो सिस्टम फिर क्रेडिट आज बहुत बढ़ा दिए, एंड इट ऑलमोस्ट सीम कि इट इज़ रिसर्च वर्सेस टीचिंग। तो टीचिंग को ज़्यादा ज़ोर दे दिया गया मेरे ख्याल के मुताबिक, हालांकि यूनिवर्सिटी में दोनों बराबर के फंक्शंस हैं कि आपको रिसर्च भी करनी है, टीचिंग भी करनी है। कोई यूनिवर्सिटी टीचिंग के बगैर नहीं रह सकती, और साथ साथ हमने अपनी कमज़ोरियाँ भी दूर करनी है। इट इज़ नॉट टू से कि सिस्टम बड़ा परफेक्ट है और हमारा स्टूडेंट जो है वो सब कुछ जानता है जो उसको जानना चाहिए, बट स्टिल आप एक चीज़ को दूसरी चीज़ के लिए सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। अगर हम कहें कि जी टीचिंग की ज़रूरत नहीं, हम सिर्फ रिसर्च करेंगे, दैट इज़ ऑल्सो नॉट करेक्ट। दैट बैलेंस हैज़ टू बी देयर। तो ये थे इश्यूज़। फिर प्रोजेक्ट्स जो थे, रिसर्च प्रोजेक्ट्स, उनकी फंडिंग में कमी आ गई। हालांकि हर प्रोजेक्ट कोई बहुत करोड़ों का नहीं होता, छोटे प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, एंड पीपल नीड दिस फंडिंग। और ये फंडिंग जो टीचर है या फैकल्टी है उसकी जेब में नहीं जाते हैं, ये पैसे स्टूडेंट्स सपोर्ट में चले जाते हैं, कोई लैब की सपोर्ट में चले जाते हैं। तो ये जो कमी आई, आई थिंक दिस वाज नॉट अप्रिशिएटेड। सही। अच्छा सर, ये एक बहुत ज़्यादा बहस है कि रादर प्रोफेसर्स शुड फोकस ऑन रिसर्च और ऑन टीचिंग। तो वेस्ट में अब हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि जी वेस्ट में जो प्रोफेसर रिसर्च कर रहा है वो रिसर्च ही कर रहा है, जो पढ़ा रहा है वो पढ़ा रहा है। तो इसको आप किस तरह देखते हैं कि एक बैलेंस होना चाहिए कि बैलेंस इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी। और बेशतर यूनिवर्सिटीज़ में, वेस्ट में भी, जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हैं, दे आर इन्वॉल्व्ड इन बोथ। इट इज़ ओनली समटाइम्स कि आप एक रिसर्च प्रोफेसर अपॉइंट कर देते हैं, मगर उसकी भी कोई ना कोई टीचिंग ड्यूटीज़ जो हैं वो रहती हैं। वो इट इज़ नॉट कि वो ख़त्म हो जाती हैं। तो यूनिवर्सिटी तो नाम ही इस चीज़ का है जी, इट्स टीचिंग एंड इट्स प्रोड्यूसिंग न्यू नॉलेज, जिसको हम रिसर्च कहते हैं। तो ये सर हमारे यहाँ ट्रेंड रिसर्च में शायद कम है, टीचिंग में ज़्यादा है। देखिए, हमारे यहाँ ट्रेंड बन रहा है रिसर्च में। अब अगर आप 2000 से पहले देखें, बिफोर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एचईसी, तो बहुत कम रिसर्च आउटपुट थी। सिर्फ वही लोग रिसर्च करते थे जिनको कोई बहुत शौक था, या अपने प्रमोशन के लिए वो जो 10-12 पर्चे पूरे करने आप वो कर लेते थे। इसके बाद मेरा ख्याल है एकेडेमिया ने वो चैलेंज को टेक अप किया है, जो कहा कि जी आपको पैसे ज़्यादा मिलेंगे, आपको लैब्स इस्टेब्लिश हो जाएंगी, आपको फेलोशिप, स्कॉलरशिप्स, कॉन्फ्रेंस ग्रांट्स, ये सब कुछ मिलेगा, मगर आपकी तरफ से भी आउटपुट जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है बाय एंड लार्ज वी हैव टेकन अप दिस चैलेंज, पीपल हैव प्रोड्यूस्ड मोर देन बिफोर। और इसको कई लोग नेगेटिवली देखते हैं कि जी वो पर्चों की मिल लगा ली है, फैक्ट्री लगा ली है। देखें, कोई ना कोई एक्सेस ज़रूर कमिट हो जाती है, कुछ हो जाती होंगी इस तरह की चीज़ें, बट एट इन एवरेज आई थिंक थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड। एक्नॉलेज करना चाहिए, एक्नॉलेज करना चाहिए बिल्कुल लोगों सही। की। सही। थोड़ी सी बात सर गवर्नमेंट कॉलेज की भी कर लेते हैं कि
लास्ट 3 इयर्स में आप क्या देखते हैं गवर्नमेंट कॉलेज कहाँ स्टैंड करता है, रादर इट्स कंटिन्यूइंग इट्स प्रेस्टिजियस स्टेटस? देखिए, स्टेटस एक दिन में ना बनता है ना ख़त्म होता है। सो गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो पिछले 160 सालों से, मोर देन दैट, इट इज़ देयर। दुनिया भर में इसका एक नाम है। इसके जो ग्रेजुएट्स हैं उनकी एक बड़ी एफिलिएशन है गवर्नमेंट कॉलेज के साथ। जो टीचर्स हैं उनकी भी इसी तरह मोहब्बत है। तो बहरहाल, आई थिंक इट वुड नॉट बी फेयर फॉर मी टू कमेंट मोर, बट आई थिंक, आई होप कि बेहतर होगा। और सर अगर बात करें जो रिसेंट एक कंट्रोवर्सी जनरेट हुई जीसी के हवाले से, जिसमें जो साबिक वज़ीर आज़म है वो वहाँ गए और वहाँ उन्होंने एक पॉलिटिकल स्पीच की, तो बीइंग अ प्रोफेसर आप इसको किस तरह देखते हैं? मेरा ख्याल है जी, भी देखिए, गवर्नमेंट के लोग, मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स, ये आते हैं इदारों में, मगर दे कम इन क्लोज डोर सेशंस, कॉन्वोकेशंस पर आ गए या किसी खास इवेंट के हवाले से आ गए। दीज आर नॉट, ये जलसे नहीं बन जाते हैं। तो हमारी पॉलिटिकल एफिलिएशन सबकी होती हैं। हम कहीं ना कहीं जाकर वोट डालते हैं, शायद शाम को बैठकर हम किसी के हक़ में या किसी के मुखालफत में हम कोई बहसें भी करते हैं। मगर आई थिंक यूनिवर्सिटी के बारे में हमको क्लियर होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी को एक जलसागाह नहीं बनना चाहिए। और ये एक रीत जो है, ये सिर्फ जीसी के लिए नहीं, ये हमारे तमाम तालीमी इदारों के लिए, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, दे आर नॉट टू बी यूज्ड एज जलसागाज। ये तो आपके पास बाहर बहुत सी गोलबाग है, मीनार पाकिस्तान। मीनार पाकिस्तान है, उसके लिए ये जगह हैं। तो इफ़ पीपल डू कम, आई थिंक इट हैज़ टू बी क्लोज डोर्स, इट हैज़ टू बी तो सर फॉर। एक तरफ ये बहस की जाती है कि स्टूडेंट यूनियंस जो हैं उनको बहाल किया जाए, उनको बहुत ज़्यादा लिबर्टी दी जाए, फिर से रिवाइव किया जाए वो सब कुछ, और इलेक्शंस होने चाहिए। और दूसरी तरफ अगर इस तरह की कोई अगर एक्टिविटी हो जाती है, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी में भी एक ख़ास जमात है जो अगर वो एक्टिविटी करती है बहुत क्रिटिसिज्म होता है, जीसी पे भी हुआ। लेकिन ये दोनों, क्या आप समझते हैं कि इनमें कोई डिफरेंस है मेरा ख्याल स्टूडेंट? है जी, देयर इज़ अ डिफरेंस। दे आर बोथ थिंग्स जिनको आपको अलग अलग से देखने की ज़रूरत है। स्टूडेंट्स यूनियन होनी चाहिए, मैं इस चीज़ के साथ डिसएग्री नहीं करता, मगर होनी चाहिए अंडर सम सर्टन कंट्रोल्स होनी चाहिए। नॉन पॉलिटिसाइज। नॉन पोलिटिसाइज्ड होनी चाहिए। आउटसाइड पॉलिटिकल पार्टीज़ को बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस की ज़रूरत, वो उसको रोकना चाहिए। बिकॉज इट शुड नॉट बी ट्रीटेड कि ये विंग्स हैं, एक्सटेंशंस हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की। हमारी स्टूडेंट्स की, टीचर्स की भी अपनी पॉलिटिक्स है, स्टूडेंट्स की भी होती है। उसको उस दायरे में लाकर तो फिर ये करने की ज़रूरत है। आफ्टर ऑल, जब ये बैन की गई तो शायद कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी जो इदारों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही थी। सो वी नीड कि हम उस चीज़ में से हम इजाज़त भी दें, हम करें भी, सब कुछ हो, मगर आउटसाइड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से जितना बच सके उतना बच कर करें, वरना तो आए दिन यही होगा। यानी सर आपके ख्याल में जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं उनको बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल रहना चाहिए, देखिए, पॉलिटिसाइज नॉन होना पॉलिटिकल चाहिए? तो नहीं होते हैं, मगर डायरेक्ट वी शुड नॉट बी पार्ट ऑफ सम पॉलिटिकल पार्टी। कोई यूनियन आज जी फलानी पार्टी का स्टूडेंट यूनियन जीत गया है, या वो तंजीम जीत गई, या दूसरे की जीत गई है, ये नुकसान हमारे यहाँ बहुत हुआ। और जब बाकी जगहों पर बैन कर दी गई तो कुछ इदारों में एक सियासी जमात को अपने स्टूडेंट विंग को चलाने की इजाज़त रही, और वो उनको बहुत एडवांटेज मिला इस चीज़ से, और बहुत, मेरा ख्याल है, नुकसान पहुँचे इदारों को। तो दैट बैलेंस हैज़ टू बी देयर कि हम स्टूडेंट्स को, इट्स पार्ट ऑफ देयर एजुकेशन, हमको आगे लेकर चलना चाहिए। मेरे दौर में भी आते थे लोग, कुछ एनजीओज़ भी आते थे, तो बहस यही होती थी कि इन प्रिंसिपल इट इज़ ओके, ज़रूर करें, मगर उसका जो दायरा है वो हम डिफ़ाइन कर लें कि क्या हम कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स यूनियन बहुत से काम कर सकते हैं, अपनी इंटरनल बेटरमेंट के लिए कर सकते हैं, बेहतर टीचिंग के लिए कर सकते हैं, जो मुल्क में इश्यूज़ हैं उनके ऊपर डिबेट और सारा कुछ हो सकता है, विदाउट बीइंग रियली रिप्रेजेंटिंग एनी पॉलिटिकल पार्टी आउटसाइड। उन उन चीज़ों को
हमको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब बहुत ढकना शुक्रिया। जी, एकदम नहीं उठा देना चाहिए। सही, बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का। मेरा ख़्याल है कि गवर्नमेंट को भी एक अच्छा मैसेज गया है कि जो एजुकेशन सिचुएशंस हैं उनको नॉन पॉलिटिकल रखा जाए, और यही मैसेज शायद यूनिवर्सिटियों के अपने लिए भी है कि ख़ुद को नॉन पॉलिटिकल रखेंगे तो ये तलबा की भी बेहतरी के लिए होगा और शायद यूनिवर्सिटी की बेहतरी के लिए भी होगा। एकेडेमिया मैट पॉडकास्ट से मुझे इजाज़त दीजिए। अरसलान हैदर, अल्लाह हाफ़िज़।